नमस्कार, स्वागत है आपका बी इंफिनिटी सक्सेस जोन में। और हमने जहां से इतिहास को छोड़ा था उसके आगे की कड़ी के लिए बात करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। किसके बारे में? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। खबर देख सकते हैं कि आप लोगों के एग्जाम होंगे, ठीक है, जो 12th क्लास है उनके एग्जाम होंगे। ये चर्चा की जा रही है कि वो एग्जाम का जो समय है उसको कम कर दिया जाए और कम करने के बाद जो आपके एग्जाम जो है वो ऑफलाइन लिए जाए। सरकार की ये मंतव्यता है, ये आशा है। ठीक है, इसी के साथ हम अपने चैप्टर को, आप पढ़ना मत बंद करिए, घर पे भी पढ़ते रहिए। ठीक है, घर पे ही रह के पढ़ते रहिए। और इससे क्या होगा, इससे आपको क्या है कि अगर एग्जाम नहीं देना पड़े, मान लीजिए एग्जाम ना भी देना पड़े या एग्जाम देना भी पड़ रहा है, तो इससे आपका रिवीजन जो है वो सशक्त रहेगा और आप लोगों की जो कंटिन्यूटी, जो निरंतरता है वो बनी रहेगी। आप क्या है कि अध्याय को भूलेंगे नहीं, पढ़े हुए को नहीं भूलेंगे और क्या है, चीजें बहुत ही आसान और सटीक हो जाएगी, जो कि आपको आने वाले समय के लिए प्रबल बनाएगी। अगर आप पढ़ना छोड़ देंगे तो आने वाले समय के लिए आप दुर्बल बन जाएंगे। तो इन सब चीजों को देखते हुए, ठीक है, तो आप पढ़ना मत छोड़िए, ध्यान दीजिए अपने जो क्या है मन को, वो मतलब दुर्बल मत कीजिए। ठीक है, कई बच्चे बहुत अच्छी तरह पढ़ रहे हैं और अच्छा उनका रिजल्ट आएगा। ठीक है, आप लोग मेहनत करिए, आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। तो यहाँ पे हम इस अध्याय को स्टार्ट करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सबसे पहले 1856 में लाहौर में रेल की पटरी जब बिछाई गई थी विलियम बेंटिक के द्वारा, तो उस समय गवर्नर विलियम बेंटिक थे, तो उनको क्या है कि कुछ वहां पे पता चला कि भैया कुछ यहाँ पे कि कोई सभ्यता के बारे में कोई ऐसी कुछ नई चीज है, उसके बारे में पता चला कि वो लोग उसके ऊपर रिसर्च करने लग गए। वो रिसर्च यहाँ तक कि बढ़ते 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 बहुत आगे बढ़ा। फिर जॉन मार्शल आ गए। जॉन मार्शल की अगुवाई में 1921 में दयाराम साहनी पहले व्यक्ति थे। दयाराम साहनी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, खुदाई करवा दी। और जब खुदाई करवा दी तो उस समय हड़प्पा सभ्यता इसको कहा गया। उस समय इसको क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता। आपको बता देते हैं 1856 में लाहौर में रेल की पटरी बिछाने के क्रम विलियम बेंटिक ने इस सभ्यता के बारे में चर्चा की। विलियम बेंटिक द्वारा इस सभ्यता के बारे में चर्चा की गई। लेकिन सर्वप्रथम जॉन मार्शल की अगुवाई में, ठीक है, जॉन मार्शल की अगुवाई में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई की और मनुष्य के मानस पटल पे एक नई सभ्यता का उद्गम हो रहा था। एक प्राचीन सभ्यता का उद्गम हो रहा था। हमारे लिए तो वो नया था, पर वो बहुत प्राचीन सभ्यता थी, उसका उद्गम हो गया। ठीक है, और साथ में अवतरित हुआ या उद्गम हुआ, उस समय हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और जब उसको देखा गया, उसके कुछ अवशेष मिले। ठीक है, मतलब क्या है कि जब वो निकला, ठीक है, तो उसी को हमने क्या बोला, ठीक है, इसी को हड़प्पा सभ्यता से हमने इसका नाम रख दिया, हड़प्पा सभ्यता, इसका हमने नाम रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे खुदाई से, अवशेषों से, फिर जब खुदाई बाद में होती गई तो इसके कुछ अवशेष मिले। जैसे मैं अवशेष भी आपको विस्तार से बताऊंगा, पर थोड़ा बहुत अभी बता देता हूं। अवशेष मिले, मृदभांड मिले। ठीक है, साथ में क्या हुए कि जो पुराने जो मकान थे, जो जमीन के अंदर जो फॉसिल्स थे, उनसे पता लगा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनसे पता लगता गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे सिक्के हो गए, स्मारक हो गए, पांडुलिपियां हो गई, ये सब मिला। तो इससे पता लगा कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे मिला था, तो इसलिए इसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसी को हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। कई बच्चे क्या होते हैं, बहुत दुविधा में पड़ जाते हैं, हड़प्पा सभ्यता अलग होगा, सिंधु घाटी सभ्यता अलग है। नहीं, मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे जब इसके बाद में जो अवशेष पाए गए, इसे ही सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया। यानी जब अवशेष पाए जाने लगे,
यानी जब उसके क्या है कुछ एविडेंस पाए जाने लगे, उसी को सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाने लगा। और यहाँ पे 1500 स्थल का पता चला, 1500 स्थलों का पता चला, ठीक है। और ये अफगान से लेके पाकिस्तान और भारत तक इतने स्तर पे ये फैला हुआ था, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे था, ठीक है। सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता बसी थी, तो इसलिए इसी का नाम सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया, इसलिए ये सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया, ठीक है। तो इस सभ्यता के लगभग 1500 स्थलों का पता चलता है, 1500 स्थलों का पता चलता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं भारत तक इस सभ्यताओं के बारे में पता चला। ये 3 जगह पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये 3 देश हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे इस सभ्यता का पता चलता है। हड़प्पा का विस्तार, हड़प्पा का जो विस्तार हुआ उत्तर प्रदेश के जम्मू कश्मीर, जिसको उस समय मांडा कहा जाता था, मांडा कहा जाता था, ठीक है। और दक्षिण के महाराष्ट्र में दायमाबाद तक फैला हुआ था, पूर्वी छोर आलमगीरपुर तत्काल में उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी छोर सुतका गेंडोर जो है, ठीक है, वहां तक ये फैला हुआ था। देखिए अब मैं आपको, ठीक है, इतना जो है मैंने आपको बता दिया है। कई बच्चे इसमें चाहे तो लिख भी सकते हैं, आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति के मुख्य स्थल, ठीक है। 1921 में, सन 1921 में दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के मांट गोमरी जिला, पाकिस्तान में स्थित है मांट गोमरी जिला, मांट गोमरी जिला रावी नदी के तट पर, ठीक है, यहाँ इन्होंने खुदाई करी। और खुदाई करने के बाद इनको क्या है कि कुछ एविडेंस मिले, कुछ साक्ष्य मिले कि स्नानगार, यहाँ पे बृहद स्नानगार था, यानी ग्रेट बाथरूम था, बाथ टब था, यहाँ पे ये लोग नहाया करते थे। जैसे स्त्रियों के लिए अलग बाथरूम है, ठीक है, पुरुषों के लिए अलग बाथरूम है, ठीक है। ऐसे ही क्या है कि चारों तरफ से बंद था वो एरिया, और वहां पे जैसे मान लीजिए 50-60 औरतें एक जगह नहाया करती थी। जैसे गांव में होता है तालाब वगैरह होता है, तो स्नानगार पाया गया, अन्नागार पाया गया। तो स्नानगार से ये पता चलता है कि ये लोग सभ्य थे, यानी एक जगह जहाँ पे औरतें नहाती थी वहां पुरुषों का जाना वर्जित था, और जहाँ पुरुष नहाया करते थे वहां औरतों का जाना वर्जित था, महिलाओं का जाना वर्जित था। अन्नागार पाया गया, इससे ये पता लगता है कि ये लोग क्या करते थे, वहां पे भोजन वगैरह भी बना करते थे। ये क्या करते थे, भोजन को मतलब क्या है कि जो खाद्य पदार्थ को एक जगह स्टॉक करके रख देते थे कि असमय की स्थिति पे, या उसको धीरे धीरे निकाल के हम लोग उसको व्यवहार करेंगे। जैसे आज के घरों में होते हैं ना डब्बे वगैरह होते हैं, तो हम उसको एक जगह स्टोरेज कर लेते। तो अन्नागार यानी स्टोरेज सिस्टम था, फूड स्टोरेज सिस्टम था, ग्रेनरी सिस्टम जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सभागार था, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी पंचायतें होती होंगी, ठीक है, यहाँ भी पंचायत होती होंगी, और यहाँ पे भी सभागार होते थे, ठीक है। क्या होते थे, यहाँ पे सभागार होते थे, सभाएं लगती थी। यानी जरूरी नहीं कि पंचायत किसी बुरी चीज के लिए हो, पंचायत अच्छी चीजों के लिए भी होता था। सभागार होते थे, कोई अनुष्ठान हो गया, ठीक है, कोई यात्राएं हो गई, या मान लीजिए कुछ ऐसी बातचीत हो गई, तो उसके लिए सभाएं लगती थी। तो हड़प्पा कालीन सबसे बड़ी आकृति मूर्ति इनको मिली थी पुरोहित की, ठीक है, पुरोहित एज ए प्रिस्ट, पंडित, ठीक है, उसी को पुरोहित बोला जाता है। आप घबराइएगा मत, एक एक शब्दों का विश्लेषण करूंगा हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। और यहाँ पे तथा कांसे की नर्तकी, यानी यहाँ पे ब्रॉन्ज डॉल मिली यहाँ पे, ठीक है, डांसिंग डॉल, कांसे की नग्न नर्तकी पाई गई, यानी नग्न अवस्था में, न्यूड मोड में, ठीक है, एक डांसिंग डॉल पाई गई, ठीक है। इससे ये भी पता लगता है कि यहाँ के लोगों को डांस देखना पसंद था या डांस करना पसंद था। ये लोग क्या है, कला प्रेमी भी थे, यानी डांसिंग डॉल का मिलने का मतलब है कि आप खुद ही सोचिए ना कि कला प्रेमी थे ये लोग, ठीक है। तो कला प्रेमी होंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रूमेंट भी होंगे बजाने के लिए, और ये लोग गाते भी होंगे, कुछ अपनी भाषा में कुछ गाते गुनगुनाते होंगे। आपको बता देते हैं इस सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर, ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर, ठीक है, 1600 किलोमीटर। और इसका जो क्षेत्रफल था, सबसे बड़ा क्षेत्रफल था, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहा है।
हड़प्पा का, जिसको आप सिंधु घाटी सभ्यता भी बोल सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता वो है जहां पे अवशेष पाए गए थे। हड़प्पा ये पूरा ही एरिया हो गया, जिसमें लोथल, धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, बन्नावली, ठीक है, ये सारा जो एरिया आ जाता है, जितने भी एरिया, जैसे मैंने आपको बताया था कि टोटल आपके मतलब इनको जो मिला था, ठीक है, 1500 स्थलों की खोज की थी इन्होंने, 1500 स्थलों की खोज की थी। तो 1500 स्थलों से कुछ मुख्य स्थल थे जहां पे कुछ ज्यादा ही अवशेष मिले थे, तो उन्हीं स्थलों को क्या किया, जो आर्कोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया थे, ठीक है, उस समय दयाराम साहनी 1921 में जब इन्होंने खुदाई करी, तो उस समय उन्होंने उसी को क्या किया, अभिलेखों में इंस्क्रिप्टेड कर दिया, लिख दिया कि आने वाले पीढ़ी भी इनको जानेंगे। और आज भी कई जो अभिलेख थे, कई पांडुलिपियां हैं, वो पढ़े नहीं जा सके हैं, ठीक है। आगे भी हम पढ़ते रहेंगे, तो मैं आपको एक एक जगह का नाम बड़ी अच्छी विस्तार से आपको बताता रहूंगा, ताकि आप लोगों को भी पढ़ने में मजा आए, ठीक है। देखिए, पता है, आप पढ़िए, ऐसे मत पढ़िए कि मतलब प्रेशर लेके सिर्फ क्या है, खाना बनता है प्रेशर कुकर में। पढ़िए, आनंद उठाइए, ठीक है, मैं बोलता रहूंगा, आप सुनिए और आनंद उठाइए और लिखिए, ठीक है, नोट डाउन करते रहिए। तो यहाँ पे क्या है कि इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, इतना इसका था। और ये क्या है कि ऑन रिकॉर्डेड है, इंटरनेट भी सर्च कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ग किलोमीटर है ये, ठीक है। उसके बाद पुरोहित तथा कांसे की नर्तकी मिली, ठीक है, जाहिर सी बात है, यहाँ पुरोहित हुआ करता था, पृष्ठ हुआ करता था, जो कि पूजा पाठ भी करवाता था। अब देखिएगा यहाँ पे क्या क्या यहाँ मिलते हैं आपको। मैं जो हड़प्पा सभ्यता में जो चीजें मिली हैं, उसका एक विश्लेषण आपको क्या है कि पॉइंट टू पॉइंट अभी करवा देता हूं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए क्या क्या यहाँ पे हुआ। तो आइए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता को समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्या है। मैंने एक मैप बनाया है हड़प्पा सभ्यता का, उस समय का, ठीक है। तो उसके जरिए हम समझेंगे, बहुत विस्तार से समझेंगे हड़प्पा सभ्यता क्या है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को समझने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता, इसी को सिंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, या इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है, सिविलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक, 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक। और हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है, इसी को चैल्कोलिथिक एज बोला जाता है, यानी ताम्र पाषाणिक युग बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, ताम्र पाषाणिक युग बोला जाता है, क्योंकि मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का उपयोग करना शुरू कर दिया था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा नामक यानी कॉपर नामक धातु का उपयोग करना शुरू कर दिया था। और आपको बता देते हैं, उसी से फिर ब्रॉन्ज एज आया, ठीक है, जिसको बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता में, ठीक है, टीन प्लस में तांबा, इन दोनों धातुओं को मिलाने के बाद क्या बनता है, ठीक है। कई साइंस के स्टूडेंट भी होंगे तो आप सुन लीजिएगा, 10वीं क्लास में साइंस पढ़ी होगी, टीन और कॉपर को मिलाने से क्या बनता है, यहाँ पे कांसा बन जाता है, ठीक है, कांसा। इसी को ब्रॉन्ज बोला जाता है, ठीक है, ब्रॉन्ज। यहाँ पे अब हम इसको समझते हैं कि कैसे ये हुआ। 1921 में दयाराम साहनी ने, ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल की अगुवाई में, अध्यक्षता में इसकी खुदाई करी। और जब खुदाई करी, ये क्षेत्र था मांटगोमरी क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र था, पाकिस्तान का, ठीक है, पाकिस्तान का मांटगोमरी था, मांटगोमरी क्षेत्र था, ठीक है, जो तत्काल में पाकिस्तान में पड़ता है। और इस समय यहाँ नदी कौन सी थी, रावी नदी थी, ठीक है। यहाँ पे मांटगोमरी जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है, ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है, ठीक है, पंजाब इसका प्रांत लग जाता है,
ठीक है, जैसे भारत है, भारत में पंजाब में क्या है कि अमृतसर पड़ जाता है, वैसे ही क्या है कि ये पंजाब में मांटगोमरी था, ये पाकिस्तान के अधिकृत आ गया है, ये जगह पहले भारत ही थी। ठीक है, तो उसका कुछ ऐसा मैप बनाया जाता है, कुछ ऐसा स्थल था, ट्रायंगल शेप में था स्थल, आप देख सकते हैं। हड़प्पा का पहला उत्खनन यहाँ पे किया गया था 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में 12,99,600 वर्ग किलोमीटर की इसके इतना क्षेत्रफल, इसका इतना क्षेत्रफल एरिया पाया गया। सेम ऐसा ही ट्रायंगल था, आप किसी भी बुक में सर्च कीजिएगा, ठीक है, किसी भी चाहे टाडा मैगरा हिल में भी सर्च कीजिएगा तो ऐसा ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, इससे एसएससी वाले 12th क्लास के और जो हिस्ट्री को आगे से भी समझना चाहते हैं यानी बड़ी क्लासों के बच्चे, वो इससे इस वीडियो से हमारी, ठीक है, सीख ले सकते हैं। और जो इंटरेस्ट रखते हैं कि भाई हड़प्पा सभ्यता क्या है, वो भी हमारी वीडियो को देख सकते हैं अथवा सुन सकते हैं। ठीक है, और इससे भी हम और भी आपके लिए पॉलिटिक्स के आर्टिकल्स, अनुच्छेद, यहाँ तक कि संविधान कैसे बना, तो संविधान को हम शुरुआत से आपको समझाएंगे। बहुत सारी क्लास होगी हमारे साथ, मैथ की भी क्लास होगी। ठीक है, मैथ की क्लास लेंगे, संतोष भट्ट सर लेंगे, ठीक है, जो मैथ स्पेशलिस्ट है। और ऐसी हमारी बहुत सारी क्लासें होंगी, अकाउंट्स की होंगी, इकोनॉमिक्स की होगी, जिसमें हम आपको जर्रे जर्रे से चीजें बताते रहेंगे, यानी शुरुआत से आपको बताते रहेंगे। हम ये सोचेंगे कि भाई शुरुआत से ही बताना बेटर है, क्योंकि जड़ से लेके मूल तक आपको बताएंगे उसके बारे में, ताकि आपको चीजों को समझने में, पढ़ने में, लिखने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, और ये स्थान ऐसा था, अगर आप देखिएगा, मैंने तो ट्रायंगल बना दिया, ऐसा था, ट्रायंगल शेप में था, वैसे यही एग्जैक्ट है, ये जो आप देख रहे हैं वाला, ठीक है, ये एग्जैक्ट है। यहाँ पे सुतकंडागोर जो है, आप बोलेंगे कि कहाँ पड़ता है ये बलूचिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है? ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में पड़ता है। अब अफगानिस्तान में चला गया है ये। ठीक है, अफगानिस्तान को पहले गंधार बोला जाता था, जहां के राजा कौन थे? मामा शकुनी थे। ठीक है, दायमाबाद ये महाराष्ट्र में पड़ता है, दायमाबाद। ठीक है, समझे, आज भी है। आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये सब चीजें, ठीक है, यहां से मैंने आपको विस्तार से इसका क्षेत्रफल बता दिया, इसका एंगल बता दिया कि कैसे ये बना है, इसको मैंने यहाँ दर्शा दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या चीजें पाई गई। ठीक है, यह क्या क्या चीजें पाई गई ये देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले स्वास्तिक पाया गया, यानी क्या है कि ये जो क्षेत्र था, यहाँ शुरुआत से हिंदू रहते आए हैं। ठीक है, यहाँ शुरुआत से हिंदू नहीं रहते आए हैं, हम जब भी गलत कर रहे हैं, यहाँ पे शुरुआत से सनातन रहते आए हैं। सनातन का तात्पर्य क्या है? सनातन ही सभी धर्मों का मूल जड़ है, मूल जड़ है। ठीक है, सनातन से ही हिंदू, बौद्ध, जैन या अन्य कोई धर्म है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, भारत में बहुत सारे जो संस्थान है या विदेशी भी संस्थान है जो कि रिलीजियंस के बारे में जो रिसर्च कर रहे हैं। दुनिया में 79 रिलीजियन है, 79 धर्म है। ठीक है, 79 धर्मों में सनातन को धर्म के आधार पे नहीं रखा गया है, सनातन को मूल तत्वों के आधार पे रखा गया है। हिंदू तो सिर्फ एक धर्म है, बाकी जो है वो आइडियोलॉजी है, बाकी जो थे वो थिंकर थे, आइडियोलॉजी थे। बस ये जो है, ठीक है, ना आदि ना अंत, सना प्लस में तन, ठीक है, यानी क्या है, ना आदि ना अंत, ये वो धर्म है। और इस धर्म में क्या है कि स्वास्तिक पाया गया है, ये शुभ माना जाता है, जिसको हम हिंदी में सातिया भी बोल देते हैं और इंग्लिश में इसको स्वास्तिक बोला जाएगा, सातिया बोलते हैं। कई लोग क्या करते हैं अपने घर में या अपने घर, क्या है, घर के बाहर, ठीक है, कैसे करके सातिया बना लेते हैं, सातिया बना लेते हैं, शुभ माना जाता है। शादी विवाह, बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, यानी क्या है, कोई भी शुभ कार्य होता है तो सातिये का दर्शन होता है, बोलते हैं शुभ माना जाता है। ठीक है, इसमें 4 बिंदु होते हैं सातिये में। ठीक है, यहाँ देख लीजिए। उसके बाद अन्नागार पाया गया। अन्नागार यानी क्या है, ये लोग क्या करते थे, अपने सामान को, अपने फूड को स्टोर करना पसंद करते थे, कि जैसे आज भी हम क्या करते हैं, कनस्तर में आटे को स्टोर करके रख लेते हैं, 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो, 40 किलो आटा, चावल हो गया, दाल हो गई, ऐसे चीजों को स्टोर करके हम क्या करते हैं, क्वांटिटी में बनाते हैं, कि 5 लोगों का भोजन है, 2 लोगों का भोजन है, ऐसे क्वांटिटी में बनाते हैं।
उसके बाद सभागार हो गया, जाहिर सी बात है कि कुछ अनुष्ठान होंगे तो सभा भी लगेगी। स्वास्तिक मिला है तो अनुष्ठान होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि स्वास्तिक परंपरा जो है अनुष्ठानिक परंपरा होती है, ठीक है, ये वेदों से लिया गया है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जाहिर सी बात है वेद भी पाए गए होंगे, जब स्वास्तिक पाया गया तो वेद भी पाए गए होंगे, तो कुछ चीजें ऐसी है कि वेद नहीं पर वेदों के कुछ अवशेष पाए गए होंगे। ताबूत समाधान पाया गया है, ताबूत समाधान था। आपको एक खास बात बता देते हैं, आप लोग बोलिएगा कि ऐसे कैसे हुआ है, तो ये सनातन आप बता रहे हो, ताबूत समाधान कैसे है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, उस समय जलाने की परंपरा नहीं थी, उस समय जलाने की परंपरा नहीं है। मैं आज भी बता देता हूं आपको, हिंदुओं में, ठीक है, हिंदुओं में जो नाथ पंथ होता है, जो 12.5 पंथ है, 12.5 पंथों में कई पंथ ऐसे होते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जो साधु संत होते हैं तो उनको क्या किया जाता, आज भी परंपरा के हिसाब से उनको समाधि दी जाती है, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, गड्ढा खोद के दफना दिया जाता है, ठीक है, ताकि क्या है कि उनका जो शरीर जो है वो क्या है कि वो माटी से आया है, माटी में ही मिल जाए, ठीक है। पर उसके बाद जो परंपरा आई है वो जलाने की परंपरा आई है कि हिंदू क्या है धर्म के अनुसार क्या है कि बॉडी को जला देना चाहिए, ठीक है, ऐसा भी मान्यता है। अब इसमें कई लोग जलाते भी कई लोग ताबूत समाधान। मैं आपको बता देता हूँ एक खास बात, राजस्थान का जो कालबेलिया समाज है, राजस्थान का जो कालबेलिया समाज है, वो क्या करता है, वो अपने शवों को जलाता नहीं है कालबेलिया समाज। ये लोग क्या करते थे, डांस करते हैं, एक रुदाली समाज हो जाता है, जो कि किसी के मरने पे या किसी के मतलब अशांति पे जब रोते हैं, ठीक है, किसी के मरने पे, किसी के अशांति पे जो रोते हैं रुदाली समाज, इन लोगों को क्या किया जाता है, आपको सुन के आश्चर्य होगा, इन लोगों को क्या है कि जहां इनका चूल्हा होता है वहीं पे इनको दफनाया जाता है। आप इसको डिस्कवरी में भी देख सकते हैं, ठीक है, इसको रिसर्च कर सकते हैं कि मास्टर कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ताबूत समाधान होता था, यानी कफन बूरियल होता था, और यहाँ पे युगल कफन बूरियल भी होता था, कपल कफन बूरियल, दो तरह के क्या होता है, एक सिंगल बूरियल होता है, ठीक है, और एक कपल कफन बूरियल होता है, कपल कफन बूरियल होता है। कपल कफन बूरियल में क्या होता है कि क्या है कि जो युगल समाधान में पति के साथ पत्नी को भी एक जगह गाड़ दिया जाता था, ताकि लोगों को मान्यता थी, अंधविश्वासी थे ये लोग कि भैया ये जब पैदा होंगे तो दोनों ही युगल जोड़े में ही पैदा होंगे, कहीं पे दोबारा इनके साथ वही सिस्टम होगा, वही सारी प्रक्रियाएं दोहराई जाएगी जो इस समय दोहराई गई हैं, ये भी बात है। दूसरी बात क्या है, राजा के साथ उसके कुत्ते को दफनाने की प्रथा थी, ठीक है, राजा के साथ उसके कुत्ते को कहा जाता है कि भाई राजा के साथ कुत्ते को इसलिए दफनाया जाता है क्योंकि कुत्ता ऐसा पशु होता है जो कि क्या है कि अपने राजा का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, अपने राजा का साथ देगा, और क्या है कि राजा की रखवाली करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इससे ये पता चलता है कि उस समय जो सबसे पहला पालतू पशु जो बनाया गया था वो कुत्ता बनाया गया था, पहला पालतू पशु जो था वो कुत्ता बनाया गया था, ठीक है। तो कुत्ते की, ठीक है, कुत्ते का युगल समाधान राजा के साथ। और ये भी बताया जाता है जो रानी हुआ करती थी, जो सुंदर नर्तकी वगैरह हुआ करती थी उस समय, वो क्या करते थे, उनके जब उनका कफन बुरियल होता था, उनका ताबूत समाधान होता था, तो उनके साथ की जो सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं, उनके सजने संवरने का सामान है, एक तांबे का शीशा जरूर गाड़ा जाता था। लोगों का मान्यता थी, लोगों की आपको हंसी आएगी, सबसे पहले जो यूज हुआ तांबे का शीशा यूज हुआ था, ठीक है, क्योंकि तांबा जो है, कॉपर जो है रिफ्लेक्ट करता है, कॉपर जो है रिफ्लेक्ट करता है। तो लोगों ने कहा कि भाई तांबे का शीशा है, तो तांबे के शीशे में उसने क्या है कि उसको जरूरत पड़ेगी, यानी क्या जिस दुनिया में वो जा रही है, वो सोचते थे कि मरने के बाद भी कोई और दुनिया है, जिस दुनिया में वो जा रही है तो उसको वहां पे भी जरूरत पड़ेगी, तो तांबे का शीशा भी यूज होता था। कई लोगों को नहीं पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ, मैं विस्तार से, मैंने आपको बोला था कि मैं विस्तार से समझाऊंगा, जब मैं जियोग्राफी भी पढ़ाऊंगा तो आपको विस्तार से समझाऊंगा कि जियोग्राफी में कौन सी जगह कहाँ पे है, कहाँ स्थित है, कब स्थित हुई, मैं विस्तार से सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा, आप देखते रहिए। उसके बाद कपल कफन बुरियल हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक सिंगल कफन बुरियल होता है, जो आम आदमी उसको सिंगल ही गाड़ दिया जाता था, और राजा के साथ उसके साथ उसका मुकुट, ठीक है, उसके साथ उसकी जो भी क्या है, उसके सर पे जो मुकुट होता था, मुकुट यानी थोड़ा सा ही बना होता था मुकुट, ऐसे टाइप का, मैं आपको दिखला देता हूं,
इसके बीच में कोई माणिक या कुछ लगा होता था, कोई स्टोन वगैरह लगा होता था, ठीक है, जैस्पर वगैरह कुछ होता था यहाँ पे, या स्टोन होता था कुछ, ठीक है, लार्ज वर्ग मोती वगैरह जो बोलते हैं वो हुआ करता था, ठीक है, ये होता था इनके मुकुट में। मुकुट होते थे, गहने आभूषण, यहाँ के लोग आभूषण भी पहनना पसंद करते हैं क्योंकि जो अवशेष इनके आभूषणों के भी मिले हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आप तो समझते होंगे ताबूत क्षमाधान क्या होता है, ठीक है। फिर शिवलिंग पाया गया, इसका मतलब ये है कि ये लोग शिव की पूजा करते थे, ठीक है, यानी शिव जो है अनंत है, ठीक है, शिव अनंत है और शिव की पूजा किया करते थे, यानी इससे पता चलता है कि यहाँ पे शिव की पूजा होती थी, ठीक है। अभी अगले अध्याय में जब राखाल दास बैनर्जी जब खोज करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से शिव पाए गए थे, ठीक है, प्लेटो शिव आदि शिव पाए गए थे, यहाँ पे कुबड़ा वाला सांड भी पाया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे और बहुत सारी चीजें हैं वो पाई जाएगी। तो इसी के साथ आज की जो कहानी थी हमारी हड़प्पा सभ्यता को लेके, कि हड़प्पा सभ्यता का पहली जगह है जहां हमने खुदाई कर डाली, जहां खुदाई कर डाली। अभी तो बहुत जगह है जहां पे और खुदाई करनी बाकी है, और भी हमारी खुदाई करनी बाकी है। तो दयाराम साहनी 1921 में, 1922 में जब आएंगे राखाल दास बैनर्जी के पास आएंगे, हम राखाल दास बैनर्जी के पास आएंगे और बताएंगे कि दुनिया की, विश्व की सबसे पहली फैक्ट्री कहां पे लगी है, ये राखाल दास बैनर्जी की खुदाई में हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे स्टोन का कारोबार कब से शुरू हुआ, ठीक है, लिनेक्स का कारोबार कब से शुरू हुआ ये बताएंगे आपको, ठीक है। फिर उसके बाद हम बताएंगे आपको कि हड़प्पा सभ्यता किसके किसके बराबर की सभ्यता थी, कौन सा समकालीन सभ्यता उस समय चल रहा था ये भी बताएंगे, और दुनिया का पहला कंप्यूटर किस देश ने यूज किया ये भी हम बताएंगे, ठीक है। तो इसलिए देखते रहिए हमारा चैनल बी इंफिनिटी सक्सेस जोन। इसी के साथ हम अगली वीडियो पे आपको क्या है, आपके पास, आपके साथ, ठीक है, हाजिर हो जाएंगे, और आप हमको ऐसे ही प्यार देते रहिए। सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना छोड़िए मत, कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट चाहे अच्छे हों, ठीक है, या थोड़े डिसअपॉइंटेड हो, डिसअपॉइंट ये नहीं कि बल्गर हो, ठीक है, पर कमेंट हो कि हमारी खामियां थोड़े बहुत बताएं, कि हमारी खामियां बताएं, थोड़ी बहुत नहीं पूरी बताएं खामियां, ताकि हम अपनी खामियों को दूर करके आपके लिए और भी अच्छे से अच्छी क्वालिटी की वीडियो ला सके। देखिए क्वालिटी मायने नहीं रखती, आपको बता देता हूं, कभी भी किसी चीज की अगर कोई भी अच्छा पढ़ा रहा हो तो उसके वर्ड से भी आप पढ़ सकते हो। मैंने आपको पहले ही बता दिया था साधन और संसाधनों की कमी है, जैसे ही क्या होगा जब सारी चीजें चलने लग जाएंगी फिर क्या होगा, हम भी थोड़ा हाईटेक करने की कोशिश करेंगे, पर अभी क्या है साधन संसाधन की कमी है। जब मास्टर खुद बता रहा है साधन संसाधन की कमी है तो आपको तो क्या है कोई प्रश्न चिन्ह रह नहीं जाता, ठीक है, तो इसको भी हम सुधारने की कोशिश करेंगे। पर आपको क्या है कि नॉलेज को लेके या पढ़ाई को लेके कोई कमी नहीं होगी, आप इसको इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं या किसी दूसरी पुस्तक से भी सर्च कर सकते हैं। आपको जो कंटेंट जो मिल रहा है सबसे बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, यूपीएससी तक या पीसीएस तक या एसएससी तक भी यहाँ पे से आप अपने कंटेंट उठा के पढ़ सकते हैं, इससे कोई दो राय नहीं है। अगली वीडियो में हम दोबारा मिलते हैं। इसी के साथ आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद है और आप लोगों का बहुत बहुत दोबारा स्वागत होगा नई वीडियो के साथ, ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ।